नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। आज हम पीटी 365 पॉलिटी एंड गवर्नेंस का हम पार्ट 2 वीडियो डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे क्या क्या खबर है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह आई हुई हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ इसमें है ये कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन वाला पार्ट है, पार्ट 3 है यहाँ पे, मतलब इस मॉड्यूल का थर्ड सेक्शन में है ये, और ये सेकंड वीडियो है हम जो डिस्कस कर रहे हैं। तो रिफॉर्म इन द सेवन शेड्यूल में क्या है कि रिसेंटली मेनी एक्सपर्ट एडवोकेटेड रिविजिटिंग द सेवन शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेवन शेड्यूल में क्या है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में है। आर्टिकल 246 के अंदर में आता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ कि आर्टिकल 246 के अंदर में आता है। और सेवन शेड्यूल में बेसिकली यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट डिवाइडेड हैं, जिसमें सब्जेक्ट्स हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, किसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और किसमें कॉन्करेंट लिस्ट में कौन किस में जो है दोनों ही लॉज बना सकते हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यूनियन लिस्ट में जो 100 आइटम्स हैं, इसमें केवल एक्सक्लूसिव पावर होती है यूनियन गवर्नमेंट को लॉ बनाने की। और जो कॉन्करेंट लिस्ट में होती है, इसमें दोनों ही लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हुई, अगर 2 लॉज बने और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, तो उसमें जो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ होगा उसको ही ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। उसके बाद स्टेट लिस्ट आ जाता है। इसमें स्टेट को एक्सक्लूसिव पावर होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूनियन गवर्नमेंट को भी पावर होती है, जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन या प्रेसिडेंट्स रूल के केस में स्टेट लिस्ट पर भी यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। उसके बाद अगर हम इवोल्यूशन की बात करें सेवन शेड्यूल का, तो सबसे पहले 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, जिसमें 1861 में आया था ब्रॉड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच हैड सब्सटेंशियल इंडियन रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कब आया था इंडिया में? 1861 में। उस टाइम जब जो है मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस हुआ करती थी, तो तब की बात है ये। तो सबसे पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आया था 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट्स में। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। फिर उसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन से रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस इलेक्टेड म्यूनसिपल काउंसिल एंड रूरल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। तो म्यूनसिपल काउंसिल वगैरह 1882 में आया था लॉर्ड रिपन के ज़माने में। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में प्रोविंशियल काउंसिल को एम्पावर किया गया और उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो है प्रोविंशियल और सेंट्रल जो कंट्रोल है उसको रिलैक्स, मतलब प्रोविंशियल काउंसिल पे जो सेंट्रल कंट्रोल है रिलैक्स किया गया, और वहाँ पे सब्जेक्ट्स को, जैसे ये सब्जेक्ट्स ये जो बटे हुए हैं, वो सबसे पहले 1919 में बांटे गए थे। तो सेवन शेड्यूल का अगर ऐसे स्टार्ट देखा जाए तो 1919 में माना जाएगा। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लेड डाउन द स्कीम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इनटू 3 लिस्ट। तो 3 लिस्ट सबसे पहले 1935 एक्ट में आया था, लेकिन जो प्रोविंशियल और स्टेट सब्जेक्ट का डिस्टिंग्विश किया गया था सबसे पहले 1919 के एक्ट में आया था। उसके बाद अमेंडिंग सेवन शेड्यूल में अब सेवन शेड्यूल को अगर अमेंड करना है तो उसमें क्या प्रोसीजर है? तो आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, और स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी हाउस की, मतलब कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस प्लस मेजॉरिटी ऑफ हाउस, मतलब 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके अलावा सिंपल मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स का भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। स्टेट्स मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उनका 50% मेजॉरिटी चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट्स का एटलीस्ट, ठीक है। उनके स्टेट लेजिस्लेचर के सिंपल मेजॉरिटी चाहिए 50% ऑफ द स्टेट्स का। उसके बाद दूसरी खबर है सतलुज यमुना लिंक कैनाल, जिसे SYL भी कहा जाता है। ये सतलुज यमुना लिंक कैनाल बेसिकली पंजाब और हरियाणा के बीच में एक डिस्प्यूटेड कैनाल है, जिसमें पंजाब से सतलुज नदी का पानी हरियाणा में ट्रांसफ़र करने की बात कही गई थी, और इसमें बहुत टाइम से चल रहा है, विवाद चल रहा है। पंजाब पानी देना नहीं चाहता और हरियाणा को पानी चाहिए, ये प्रॉब्लम है। तो ये कोई जैसे इंपॉर्टेंट इतनी खबर है नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। तो सबसे पहले अगर सेवन शेड्यूल की बात करें तो स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट दोनों में वाटर से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। वाटर सप्लाई, इरीगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, ये सब स्टेट लिस्ट में आता है, जबकि रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज ये किस में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है। और आर्टिकल 262 में प्रोविज़न ये है कि एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर of interstate rivers or river valley in exercise of the power conferred by Article 262 Parliament enacted Interstate Water Dispute Act 1956।
तो आर्टिकल 262 में बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड कानून बनाया जा सकता है। तो इसके लिए 1956 में सेंटर ने लॉ पास करा, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो ट्राइब्यूनल सेट कर सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट जो है ट्राइब्यूनल सेट कर सकती है ऐसे डिस्प्यूट को निपटारे के लिए। उसके अलावा दोस्तों 9 शेड्यूल की बात करेंगे। 9 शेड्यूल में क्या होता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से आया था सबसे पहले 1951 में, और इसमें ये होता है कि पर्पज़ इसका ये था 1951 में कि ऐसे लॉज को जो जमींदारी उम्मीदवारी से रिलेटेड लॉज थे, रिफॉर्म के लॉज थे, उनको 9 शेड्यूल में डाल दो। और इसमें प्रोविज़न ये था कि 9th शेड्यूल के अंदर जो लॉज होंगी उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ये उस टाइम जब आया था तब था, लेकिन हाँ IR कोहेलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि 1973 के बाद, 1973 में क्या है, केशवानंद भारती केस आया था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व करी थी। तो बोला कि 1973 के बाद से जितने भी प्रोविजंस आए हैं 9th शेड्यूल में वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है 9 शेड्यूल के अंदर भी जो लॉज हैं। तो बस यही बात है इसमें। उसके बाद AFSPA के बारे में आपका वही पता ही होगा कि AFSPA जो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है। ये इसका सेक्शन 4 AFSPA एक्ट को इम्यूनिटी देता है आर्म फोर्सेस को टू ब्रिंग बैक ऑर्डर इन डिस्टर्ब एरियाज। तो डिस्टर्ब एरिया में ये जो है लॉ लगाया जाता है और इसमें आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर मिलती है। और डिस्टर्ब एरिया क्या है ये भी जो है डिक्लेयर करा जाता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ AFSPA एक्ट 1958 में। ठीक है। और गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी है, वो उसको पावर होती है कि डिस्टर्ब एरिया को डिक्लेयर करें। गवर्नर ऑफ स्टेट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को पावर होती है कि किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करें। उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो आर्टिकल 263 में इसकी बात करी गई है कि इंटर स्टेट काउंसिल सरकार को बनाना चाहिए। हालांकि इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में बना, और किसकी रिकमेंडेशन पे बना, सरकार या कमीशन के रिकमेंडेशन पे सबसे पहले इंटर स्टेट काउंसिल बना 1990 में। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर द होम मिनिस्ट्री ये जो है दिया गया 1990 में। कंपोजिशन क्या है, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, सभी स्टेट के CMs होते हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, CM या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है वो होता है। यूनियन होम मिनिस्टर स्टैंडिंग कमेटी जो इसके अंदर होता है उसके चेयरमैन होते हैं, और जो भी सेंटर स्टेट या फिर स्टेट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके निपटारे के लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है। अब इंडो नागा सीज फायर का 25 साल हो गया। अब इसमें कोई ऐसी खबर है नहीं, अब क्या इसमें UPSC प्रीलिम्स में पूछने लायक खबर है। ठीक है, 1997 में इंडो नागा सीज फायर हुआ था, और अभी भी सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अभी जो पीस अकॉर्ड है या फिर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो अभी तक साइन किया नहीं जा पाया है। तब से अभी तक नेगोशिएशन ही चल रही है, क्योंकि नागा लोग जो है वो NSC and IM जो है वो बहुत फ्लैग मांग रहे हैं कि हमें अलग फ्लैग चाहिए। ये सब पे सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार नहीं हो रही है। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, ये क्या होता है भैया? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को ग्रांट्स देती है। कैसे ग्रांट देती है? ग्रांट्स आर रिलीज टू स्टेट्स एज पर रिकमेंडेशन ऑफ सक्सेसिव फाइनेंस कमीशन टू मीट द गैप इन रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफ स्टेट पोस्ट डिवोल्यूशन। तो जो डिवोल्यूशन का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिवोल्यूशन करती है फंड्स का, उसके बाद भी अगर जो डेफिसिट वगैरह हो जाता है तो वो होता है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है वो है PDRD, मतलब पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। और ये जो फाइनेंस कमीशन है अंडर आर्टिकल 275 इसके बेसिस पर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करी गई है। तो खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन मेघालय हैज़ अपोज द स्टेट गवर्नमेंट डील विद आसाम टू रिजॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट। चलो ये तो जो खबर है वो तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल क्या है। तो 5th और 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज़ और शेड्यूल्ड एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई है। अब अगर 6th शेड्यूल पे आ जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई है। और यहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई हैं जिनको कंसिडरेबल पावर दी गई है ताकि वो अपने लोकल मैटर्स को मैनेज कर सकें। क्योंकि ऐसा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे ये माना कि जो ये 4 स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज़ हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब यूनिक हैं और
अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं, तो इनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया है अंडर शेड्यूल 6। तो ठीक है, तो एडीसी का कंपोजिशन क्या होता है कि एटलीस्ट 30 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें 26 इलेक्टेड बाय द गवर्नर, 26 आर इलेक्टेड एंड 4 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, तो 26 लोगों को डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है उस लोकल एरिया से, और 4 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर से। और जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है उसको पावर होती है कि वो जितने भी लोकल चीज़ें हैं उनको मैनेज कर सके। ठीक है, और क्या इसके अंदर पावर होती है, गवर्नर इज एम्पावर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया और चेंज द नेम ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। गवर्नर को पावर होती है। ठीक है, और सिविल एंड क्रिमिनल जुडिशियल पावर होती है इन काउंसिल्स को, सब्जेक्ट टू जुरिसडिक्शन ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद महाजन कमीशन है। महाजन कमीशन क्या है, महाजन कमीशन बेसिकली सेट करा गया था काफ़ी टाइम पहले 1996 में, जो कर्नाटका, केरला और महाराष्ट्र इनके बीच में जो स्टेट में बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए महाजन कमीशन सेट करा गया था। आपको बस इतना पता होना चाहिए। उसके बाद पार्ट 4 में जुडिशरी के बारे में जो खबर है इंपॉर्टेंट पिछले अप्रैल से लेकर और दिसंबर तक, उसके बात करेंगे। तो सबसे पहले पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सबसे पहले कॉन्सेप्ट 1976 में इंडिया में आया था। 1979 में पहला केस फाइल करा गया था जिसको हुसैनरा खातून वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार था, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ प्रिजन एंड अंडर ट्रायल्स के बारे में ये केस था। तो सबसे पहला केस इंडिया में 1979 में फाइल किया गया था। अगर हम PIL की बात करें तो ये अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, अमेरिका में ये चीज़ होती है। और ये आर्टिकल 39A के बेसिस है, इसका बेसिस क्या है, आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which makes sure that state secure and provides justice without any discrimination based on caste, religion, creed, etc. तो ये बेसिकली DPSP का पार्ट है कि स्टेट को जस्टिस देना है, तो उसके लिए PIL आया था। PIL में क्या हुआ कि आपको पहली बात तो ये है कि आप केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया जा सकता है। और इसका पर्पस क्या है बेसिकली कि जो लोग गरीब हैं या फिर जो लोग कोर्ट में लिटिगेशन नहीं कर सकते हैं उनके बिहाफ पर कोई दूसरा आके लिटिगेशन करे, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ है उसके लिए कोई भी फाइल कर सकता है PIL केस। ठीक है, तो PIL कैन बी फाइल्ड बाई एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, पिटिशनर नीड नॉट टू बी एग्रीव्ड पर्सन। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जिसके साथ बुरा हुआ है वही PIL फाइल करे, कोई भी सिटीजन कर सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, लेकिन वो पर्सनल एजेंडा में ना हो, पब्लिक इंटरेस्ट में हो। तीसरा है कोर्ट में टेक अवेयरनेस ऑफ द मैटर इफ़ इट इज़ पब्लिकली इंपॉर्टेंट, मतलब कोर्ट खुद भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है और PIL कोर्ट खुद से भी कर सकती है। उसके बाद अगली खबर है ट्राइब्यूनल्स के बारे में। ट्राइब्यूनल्स के बारे में आपको खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट इन सो फार एज टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इज कंसर्न रिगार्डिंग एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ। ठीक है, जो भी है इसमें खबर बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो NGT ट्राइब्यूनल है वो हाई कोर्ट से नीचे है बेसिकली। ठीक है, तो NGT के ऑर्डर को हाई कोर्ट में अपील करा जा सकता है। अब हमें NGT के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। NGT जो है बनाई गई थी NGT एक्ट 2010 से। ठीक है, और ये जो 7 लॉज हैं, पहला वाटर एक्ट जो कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, दूसरा वाटर सेस एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, एयर एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ये जो 7 लॉज हैं बस इनके हिसाब से सिविल केसेस को लेती है NGT। ठीक है, और NGT देखिए 2010 में बनी थी। चेयरपर्सन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद CGI इसको अपॉइंट करता है और 5 साल का टेन्योर होता है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यही सब बात है। और इन्वायरमेंट वगैरह से रिलेटेड ये जो 7 एक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड जो भी केस आते हैं सिविल केसेस वो NGT लेती है। अब ट्राइब्यूनल और कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो ये है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था ट्राइब्यूनल को सेट करने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर है बेसिकली इसमें जो है अमेंड करके 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आर्टिकल 323A और 323B, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स या फिर अदर मैटर्स के लिए ट्राइब्यूनल को सेटअप किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और इसका पर्पस बेसिकली होता है डिस्प्यूट्स वगैरह को रिजॉल्व करना। ज़्यादातर ट्राइब्यूनल्स में सिविल केसेस आते हैं, और जबकि हाई कोर्ट या जो लॉ कोर्ट होती हैं उनको सिविल क्रिमिनल सब केसेस आते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को और उसका ज्यूरिसडिक्शन ये लोग देखते हैं। और जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो CRPC के प्रोसीजर से बाउंड नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से काम करते हैं ट्राइब्यूनल्स। जबकि जो हाई कोर्ट्स वगैरह होते हैं वो
प्रोसीजर से बाउंड होते हैं, CRPC IPC से बाउंड होते हैं। और ट्राइब्यूनल्स में जो मेंबर्स होते हैं वो जुडिशियल भी हो सकते हैं, नॉन जुडिशियल भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NGT में एक्सपर्ट मेंबर्स भी आ जाते हैं, जबकि हाई कोर्ट वगैरह में केवल जुडिशियल मेंबर्स ही होते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा अबाउट ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2021, तो 2021 में ये एक्ट आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट लेकर आई है ट्राइब्यूनल्स के रिफॉर्म्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला ये है कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाने की बात करी गई है, जो कि चेयरपर्सन, ट्राइब्यूनल्स के चेयरपर्सन और मेंबर्स के लिए सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाने की बात करी गई है। और इसमें कुछ रिफॉर्म किए गए हैं कि चेयरपर्सन के ऑफिस के बारे में कि 4 साल का ऑफिस होगा, अपर एज लिमिट 70 ईयर्स होगी चेयरपर्सन के लिए और 67 अदर मेंबर्स के लिए, और 50 ईयर मिनिमम एज होगी। ये सब बातें इसमें इस एक्ट में करी गई हैं। अच्छा, 50 ईयर इसमें मिनिमम एज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कोई मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है, जबकि इसमें है। ट्राइब्यूनल सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में की डेवलपमेंट अगर देखें तो सबसे पहले 1941 में फर्स्ट ट्राइब्यूनल एज इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश, तो 1941 में इंडिया में पहली ट्राइब्यूनल बनी थी। ठीक है। उसके बाद 1965 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिकमेंडेड टू सेटअप सिविल सर्विसेज ट्राइब्यूनल्स, 1969 में ये बना था, फिर बाकी टाइम में ये सब चीज़ें हुई थी। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करें अगर, तो आपको पता ही होगा कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। ये सब स्टैटिक का पार्ट है कि फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। इसमें जो नया है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि फिर आपको ये स्टैटिक बार बार चीज़ें रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एज पर आर्टिकल 124 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट बाई लॉ प्रिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ को प्रिस्क्राइब कौन करता है? पार्लियामेंट। और सबसे पहले अभी क्या हुआ, 34 जजेस की जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो फुलफिल हो गई, सारे 34 के 34 जज भर गए हैं। बस इसमें इतनी खबर है। बाकी आपको ये कैसे होता है, अपॉइंटमेंट जजेस का कैसे होता है, कोलिजियम सिस्टम क्या है, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में आ जाता है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो हैज़ रिलीज द प्रिजन स्टैटिक रिपोर्ट इन इंडिया 2021। तो प्रिजन स्टैटिक रिपोर्ट जो है NCRB ने रिलीज़ करा है। उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरोल क्या होता है और फरलोक क्या होता है। ये शायद UPSC प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है। तो पैरोल क्या होता है कि ये मैटर ऑफ राइट नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन है उसके बेसिस पर पैरोल मिल सकता है। फॉर एग्जांपल किसी कैदी के घर में शादी है या उसके घर में किसी की डेथ हो गई है, इन सब चीज़ों पर पैरोल मिल सकता है। जबकि फरलोक क्या होता है, अगर कोई बहुत टाइम तक जेल में है तो उसको जो है फरलोक दे दिया जाता है, कुछ टाइम आप जो है जाइए अपनी फैमिली वगैरह से मिल लीजिए, ये सिचुएशन होती है। और जो फरलोक होता है वो जनरली एज अ मैटर ऑफ राइट ट्रीट करा जाता है। और बस ये इतना मेन डिफरेंस पैरोल और फरलोक में ये डिफरेंस है। अब NCRB की बात करें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें, तो ये सबसे पहले क्या है, फंक्शंस एज ए क्लियरिंग हाउस फॉर इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स। तो क्राइम एंड क्रिमिनल्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसका एक जो है डेटाबेस ही बना के रखती है। इंटर स्टेट और इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहता है। और नेशनल स्टोर हाउस ऑफ फिंगरप्रिंट्स है ये। ठीक है। तो फिंगरप्रिंट का जितना भी डेटा है वो इनके पास होता है। और 3 रिपोर्ट्स हैं जो कि ये पब्लिश करती है। पहला क्या है, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया। दूसरा क्राइम इन इंडिया। और तीसरा प्रिजन स्टैटिक रिपोर्ट इन इंडिया। ठीक है। तो अब जो PSI रिपोर्ट 2021 है, इसकी की फाइंडिंग्स में ये आया है कि नियरली 8 आउट ऑफ एवरी 10 प्रिजनर्स इन इंडियन जेल आर अवेटिंग ट्रायल। तो अंडर ट्रायल की संख्या कितनी है, लगभग 80% तो अंडर ट्रायल ही हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडर ट्रायल्स हैं, फॉलोड बाई बिहार एंड महाराष्ट्र। और डिसएडवांटेज सेक्शन के लोग ज़्यादा हैं अंडर ट्रायल्स, ये सब बातें दी गई हैं। अच्छा, ये सब प्रीलिम्स में मुझे नहीं लगता है कि आने की उम्मीद है, लेकिन आप ये इन्फॉर्मेशन को मेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन प्रोजेक्ट है सरकार का, जिसमें सरकार प्रिजन को मॉडर्नाइज कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट करा जा रहा है। ठीक है, इसमें यही है, और क्या कर सकते हैं। डेथ पेनल्टी की बात करें, डेथ पेनल्टी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इस पीनल प्रोविज़न है, IPC के अंडर डेथ पेनल्टी दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिस्क्राइब करा है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दिया जा सकता है, जो कि बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। बाकी इस पूरी खबर में मैंने पूरा पढ़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सके। डेथ पेनल्टी को आपको ऐसे पता होना चाहिए, डेथ पेनल्टी के मेरिट्स डिमेरिट्स क्या डिस्कशन हो रहा है, लेकिन ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है।
उसके बाद लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़। अब ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्या है? रिसेंटली एट फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट प्राइम मिनिस्टर एज द जुडिशरी टू स्पीड अप रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल्स। तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, लेकिन आपको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में पता होना चाहिए। लक्ष्मीकांत में और जो भी आप पॉलिटी की कोई भी किताब पढ़ेंगे वहाँ पे इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया होता है। और सबसे पहले मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट आया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP के आर्टिकल 39A में बताया गया है कि वीकर सेक्शन को जस्टिस मिलनी चाहिए, तो उसके बेसिस पर ये एक्ट पास करा गया था। ठीक है, इसके अंदर नालसा को सेटअप करा गया था, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बेसिकली जो है नालसा को सेटअप किया गया था। CGI इसके चीफ पैटर्न होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसका हेडक्वार्टर होता है, और नालसा ही सारे, फिर नालसा के अंडर में क्या आते हैं? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इन सबको मैनेज कौन करता है? नालसा करता है। तो अब DLSA मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में जान लेते हैं। तो नालसा, ये जो एक्ट है, नालसा नहीं, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, LSA 1987, इसके अंडर में आया था। अपॉइंटमेंट कैसे होता है इसमें? स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट DLSA फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए ये गवर्नमेंट जो है करती है हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। और इसका बल्कि काम बेसिकली ये होता है कि ये प्रोवाइड करती है फ्री लीगल एड और गरीबों की मदद करना है, ये सब काम की। उनको जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वकील वगैरह को, उन लोगों के लिए फ्री लीगल एड वगैरह प्रोवाइड करी जाती है। लोक अदालत को भी ऑर्गेनाइज करती है ये। ठीक है, फ्री लीगल एड देती हैं, ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए, इसका हायरार्की ये है कि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है, उसके नीचे हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, स्टेट लीगल सर्विस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस कमेटी, तालुक लीगल सर्विस कमेटी, और इन सब के अंदर में एक एक सर्विस अथॉरिटी भी है। तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यहाँ पर नालसा ही हो जाती है। ठीक है, तो ये खबर है बेसिकली लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अब ये खबर है इंपॉर्टेंट थोड़ी सी, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है एक्चुअली, असली का करंट अफेयर्स। अब ये इसमें क्या करंट अफेयर है? प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दे दिया तो उसका करंट अफेयर थोड़ी बना देना चाहिए, लेकिन अब ठीक है, इन्होंने दिया है तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैं उनकी जो हियरिंग होगी उनका जो है लाइव स्ट्रीमिंग करा जाएगा। आपको पता होना चाहिए, गुजरात हाई कोर्ट जो है पहला हाई कोर्ट है जिसने लाइव स्ट्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स का लाइव स्ट्रीम गुजरात हाई कोर्ट ने सबसे पहले स्टार्ट करा है। तो जो लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग इज़ द पार्ट ऑफ थर्ड फेज ऑफ ई कोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, थर्ड फेज ऑफ ई कोर्ट प्रोजेक्ट का पार्ट है। 2018 में स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड लाइव टेलीकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग पार्ट ऑफ द राइट टू एक्सेस जस्टिस अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आ सकता है कि लाइव टेलीकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इज द पार्ट ऑफ राइट टू एक्सेस जस्टिस अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रू या फॉल्स है, बताइए। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। 6 हाई कोर्ट पहले से ही, जो कि गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश, ये हाई कोर्ट ऑलरेडी जो है लाइव स्ट्रीम करते हैं अपनी प्रोसीडिंग्स का अपने यूट्यूब चैनल पर। अब कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस से रिलेटेड, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले सूपेस क्या है? सुप्रीम कोर्ट्स पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। तो कोर्ट में जो है क्या कैसे हो रहा है, AI बेस्ड टूल्स हैं, रेलेवेंट फैक्ट और लॉज जो है जजेस के लिए कलेक्ट करता है ये सूपेस। दूसरा है सुवास, ये क्या है? न्यूरल ट्रांसलेशन AI बेस्ड टूल फॉर ट्रांसलेटिंग एससी जजमेंट इनटू वर्नाकुलर लैंग्वेज। क्या है? वर्नाकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या होती है? इंग्लिश में होती है, तो अगर लोकल लोगों को समझ में नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा? तो उसके लिए सुवास जो है AI बेस्ड टूल है जो कि ट्रांसलेट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को न्यूरल वर्नाकुलर लैंग्वेज में। वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद इसी तरह फास्टर सिस्टम है, FTSC सिस्टम है, ये सब भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ही हैं। उसके बाद नए ई कोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर में क्या स्कीम्स और लॉन्च हुई हैं? सबसे पहले वर्चुअल जस्टिस क्लॉक है। वर्चुअल जस्टिस क्लॉक क्या है? एग्जिबिट वाइटल स्टैटिक्स एट कोर्ट लेवल गिविंग द डिटेल्स ऑफ केसेस इंस्टीट्यूटेड, केस डिस्पोज्ड एंड पेंडेंसी। तो जो भी केसेस चल रहे हैं, कौन से डिस्पोज होंगे, पेंडेंसी क्या है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लाइव बेसिकली रियल टाइम इंफॉर्मेशन रखता है वर्चुअल जस्टिस क्लॉक। दूसरा है जस्ट IS मोबाइल ऐप 2.0। इसमें क्या होता है? टूल फॉर जुडिशियल ऑफिसर फॉर इफेक्टिव कोर्ट एंड केस मैनेजमेंट बाय मॉनिटरिंग पेंडेंसी एंड डिस्पोजल ऑफ केस। तो सिमिलरली जो वर्चुअल जस्टिस क्लॉक है उसी तरीके का काम है इसका भी, बस ये मोबाइल ऐप के फॉर्म में है।
फिर डिजिटल कोर्ट क्या है? डिजिटल कोर्ट में बेसिकली जितने भी कोर्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सब चीज़ों को डिजिटलाइज करने की बात करी गई है, पेपरलेस कोर्ट की बात करी गई है इसमें। उसके बाद रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है? इन कैमरा प्रोसीडिंग। इन कैमरा प्रोसीडिंग क्या होती है? इन कैमरा प्रोसीडिंग बेसिकली होती है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई सेंसिटिव मैटर वगैरह है तो उसमें बाकी पब्लिक ओपन कोर्ट नहीं होता है, बाकी लोग बाहर के लोग नहीं आ सकते उसमें। इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है, उसमें बस जो रेलेवेंट लोग हैं कि वकील हो गए और जो भी अफेक्टेड पार्टीज़ हैं वो हो गए, वो लोग ही रहते हैं इन कैमरा प्रोसीडिंग में, बाकी जर्नलिस्ट या बाहर के लोग नहीं आते हैं। ये जो है लाइव भी हो सकता है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो सकता है और डायरेक्टली भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फुल कोर्ट मीटिंग का है। फुल कोर्ट मीटिंग मतलब सब सारे जज एक साथ मीटिंग करेंगे तो फुल कोर्ट मीटिंग होगी। अब ये क्या, ये क्वेश्चन कोई थोड़ी बन रहा है, फालतू का इसमें दे दिया है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है जुडिशरी वगैरह से रिलेटेड? तो पहला है टेली लॉ सर्विस। टेली लॉ सर्विस क्या है? टेली लॉ मेन स्ट्रीम लीगल एड टू मार्जिनलाइज सीकिंग लीगल हेल्प बाई कनेक्टिंग देम विद पैनल ऑफ लॉयर्स। तो जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको लॉयर से कनेक्ट करने के लिए एक सर्विस है जिसका नाम है टेली लॉ सर्विस। उसके बाद बॉडली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी। इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट रूल दैट नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स्ड टू बी वैक्सीनेटेड एज बॉडली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको वैक्सीन कंपलसरी वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि सरकार या फिर कोई भी अथॉरिटी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया, या फिर हेल्थ ग्राउंड पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम जो है आपको वैक्सीन लगाएंगे ही लगाएंगे। तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बॉडली ऑटोनॉमी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में दिया है। सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? सील्ड कवर मतलब नाम से क्लियर हो रहा है कि सील्ड कवर रहे में कोई लिफाफा सरकार देगी, कोई इन्फॉर्मेशन सरकार देगी सुप्रीम कोर्ट को, जजेस उसको देख पाएंगे, और कोई मैटर सेंसिटिव मैटर है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से रिलेटेड मैटर है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर है, तो ये पब्लिक में ना आए, इसलिए सील्ड कवर्ड में दिया जाता है। उसके बाद ये खबर भी कोई काम की नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बात करें तो 5 जजेस या उससे ज़्यादा अगर होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसे कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे मैटर कॉन्स्टिट्यूशन जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डील करती है। और ये सर्कमस्टांसेस हैं, ये कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशन होगी तभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सेटअप करा जा सकता है। पहला क्या है? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर्टेनिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेटअप करी जा सकती है। प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया सॉट एससीज ओपिनियन ऑन क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 143। प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मांग लिया किसी मैटर पर, सेंसिटिव मैटर है, बड़ा मैटर है, तो उस पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेटअप करी जा सकती है। 2 or more 3 judges bench of Supreme Court have delivered conflicting judgment on the same point of law, thus warranting a definitive pronouncement by a larger bench। अब कोई 3 जज का बेंच है, उन्होंने कोई मैटर पे दे दिया है तो अब ऑब्वियसली 5 बेंच के जज को बनाना ही पड़ेगा उस मैटर पर। A later 3 judge bench doubts the correctness of judgment delivered by a previous 3 judge bench of Supreme Court and decides to refer the matter to a larger bench for consideration of earlier judgment। ठीक है, तो कोई 3 जज का बेंच वही है कि 3 जजेस का बेंच है, उन्होंने कोई मैटर दिया है, फिर आगे 3 जज का दूसरा बेंच है, वो कह रहा है कि ये कोई मैटर ये सेंसिटिव है, इस पर ज़रूरत है और डेलिब्रेशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेटअप करने की, तो उस पर सेटअप करा जा सकता है। क्यूरेटिव पिटिशन क्या होती है? Curative petition is last constitutional remedy available to a person whose review petition has been dismissed। तो रिव्यू पिटिशन सबसे लास्ट होता है। अगर मान लो जजमेंट हुआ, उस जजमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, तो आप रिव्यू पिटिशन दाखिल कर सकते हैं। फिर रिव्यू पिटिशन भी अगर आपका कैंसिल हो गया तो सबसे लास्ट में आप क्या दाखिल कर सकते हैं? क्यूरेटिव पिटिशन। क्यूरेटिव पिटिशन क्या होता है? सबसे लास्ट रिजॉर्ट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन नहीं है ये, ठीक है। और रिव्यू पिटिशन इज मेंशनड, इट इज़ नॉट मेंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ रूपा अशोक। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि रिव्यू क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में, जबकि रिव्यू पिटिशन जो है आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। ठीक है। स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है? ये क्या आप पढ़ें स्प्लिट वर्डिक्ट में? स्प्लिट वर्डिक्ट मतलब स्प्लिट वर्डिक्ट कि सुप्रीम कोर्ट जो है स्प्लिट वर्डिक्ट दे रहा है किसी मैटर पर। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा,
इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व दैट डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकासा इज टू अट्रैक्ट नॉट ओनली इन सेपरेट सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स बट ऑल्सो सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ सेम प्रोसीडिंग। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली होता है कि मैटर ऑलरेडी जज कर दिया गया है। रेस जुडिकाटा का मतलब होता है कि मैटर ऑलरेडी जज्ड। इज द प्रिंसिपल दैट अ कॉज ऑफ एक्शन मे नॉट बी री लिटिगेटेड वंस इट हैज़ बीन जज्ड ऑन द मेरिट्स। तो अगर एक बार जो है कोई मैटर मेरिट्स के बेसिस पर जज करा जा चुका है तो बार बार उसको लिटिगेशन, उस पर दोबारा लिटिगेशन करने की, फिर से उस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस क्या होता है? पिथ मतलब ट्रू नेचर होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इफ सब्सटेंस फॉल्स विद द यूनियन लिस्ट देन इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट बाय लॉ ऑन स्टेट लिस्ट डज नॉट मेक इट इनवैलिड। बेसिकली ये है इसमें कि अगर आपका सब्सटेंस सही है किसी भी कानून को पास करने का, तो किसी भी लिस्ट में हो, अगर इंक्रोचमेंट हो रहा है लिस्ट में थोड़ा बहुत, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका सब्सटेंस सही होना चाहिए। ठीक है, इट सेज दैट वेयर द क्वेश्चन अराइजेज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर अ पर्टिकुलर लॉ रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोर्ट लुक्स टू द सब्सटेंस ऑफ द मैटर। तो लॉ का मतलब लिटरल मीनिंग नहीं देखी, जो सब्सटेंस है मैटर का वो कोर्ट देखेगी इसमें। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलर लेबल लेजिस्लेशन क्या है? इसमें बेसिकली क्या, इट इज़ बेस्ड ऑन अ मैक्सिम दैट व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट ऑल्सो बी डन इनडायरेक्टली। अगर कोई चीज़ डायरेक्टली आप कानून को तोड़ मरोड़ कर उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। अगर वो डायरेक्टली नहीं करा जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर उसने मना किया गया है इस चीज़ के लिए, तो नहीं करा जा सकता है। ठीक है, इट इज़ अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू अवॉइड एनी अनजस्ट और फ्रॉडेंटल यूज ऑफ इंडियन लॉज। तो लॉज का अनजस्ट यूज नहीं हो सकता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की बात अगर करें तो 22nd लॉ कमीशन जो है सेटअप करा गया है और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो है इसके चेयरमैन है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिशन, कोई ये स्टैचुटरी बॉडी या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सेटअप करती है। सबसे पहले 1955 में सेटअप करा गया था। 3 साल का टर्म होता है। एक फुल चेयरमैन होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं इसमें, सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के। ठीक है, फंक्शन क्या है, तो मैंडेट टू अंडरटेक कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज। और ये एडवाइजरी बॉडी होती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की। ग्राम न्यायालय की बात करें अगर, ग्राम न्यायालय क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट सॉट ए रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल हाई कोर्ट ऑन 2019 प्लीज सीकिंग डायरेक्शन टू सेंटर एंड ऑल स्टेट्स टू सेटअप ग्राम न्यायालय। तो ग्राम न्यायालय को सेटअप करने की बात करी गई थी 2019, और उसके पहले भी ग्राम न्यायालय एक्ट भी बनाया गया था, लेकिन अभी बहुत सारे ग्राम न्यायालय सेटअप नहीं करे गए हैं। केवल 256 ऑपरेशनल ग्राम न्यायालय अभी सेटअप करे गए हैं। ग्राम न्यायालय का सेलिएंट फीचर क्या है, क्रिमिनल केसेस। ये भी ग्राम न्यायालय के बारे में भी आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, या फिर कोई भी आप पॉलिटिकल स्टैंडर्ड बुक लेंगे वहाँ पे मिल जाएगा। तो क्रिमिनल सिविल केस दोनों कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय एंड इंटरमीडिएट एंड पंचायती लेवल शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट विल अपॉइंट न्यायाधिकारी फॉर ईच ग्राम न्यायालय। तो ये सब चीज़ें हैं। दे शैल नॉट बी बाउंडेड बाय द रूल्स एविडेंस प्रोसीजर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। ठीक है, ये बात है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नार्को टेस्ट की अगर बात करें तो नार्को टेस्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि जो ड्रग यूज़ होता है उसका नाम है सोडियम पेंटोथाल। ये जो है ड्रग है सोडियम पेंटोथाल, ये यूज़ होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फोर्स नहीं करा जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट रिजल्ट कैन नॉट बी एडमिटेड सोली एज एविडेंस। केवल टेस्ट रिजल्ट्स को एविडेंस की तरह यूज़ नहीं करा जा सकता है। उसके बाद अगली खबर है नाफिस सिस्टम। नाफिस क्या, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, NAFIS। कौन डेवलप किया है, NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, क्योंकि फिंगरप्रिंट को सारा मैनेज इन्फॉर्मेशन स्टोर यही करता है। ये 10 डिजिट फिंगरप्रिंट नंबर है ईच पर्सन को। जितने लोगों का, जो क्रिमिनल लोग हैं जिनका फिंगरप्रिंट सेव करा गया है, उनको एक 10 डिजिट फिंगरप्रिंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये जो NAFIS ये है, इसके अंडर में है ये। बाकी ये सब खबर कोई काम के नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी स्टैटिक पार्ट है आप उसको देखिएगा, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है जो कि डिस्कस करा जाए। बाकी इलेक्शंस की बात अगर करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता होना चाहिए। सिंपली स्टैटिक का पार्ट है, इसमें क्या मतलब करंट अफेयर्स में क्या ही है। पहली बात यह है कि आपको 10th शेड्यूल में है, और 52nd अमेंडमेंट 1985 में आया था, 10th शेड्यूल वहाँ पे ऐड किया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होता है, कोई भी MLA है या फिर MP है, अगर वो पार्टी चेंज कर देता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, और स्पीकर को पावर होती है
या फिर जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर है या फिर लोकसभा में जो स्पीकर है उसको पावर है कि वो उसको उसकी जो सदस्यता है, बेसिकली उसकी जो मेंबरशिप है हाउस की, वो ख़त्म हो सकती है। ठीक है। एक्सेप्शन क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ का, कि अगर मर्जर हो रहा है, मर्जर के केस में अप्लाइड नहीं होगा। इट अलाउज अ पार्टी टू मर्ज विथ अनदर पार्टी प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर आर इन फेवर ऑफ मर्जर। ठीक है। तो अगर 2/3 मेंबर्स ही चले जा रहे हैं तभी अप्लाई नहीं होगा। और अगर लोकसभा या राज्यसभा का कोई चेयरमैन है या डिप्टी चेयरमैन है या स्पीकर है, अगर वो रिज़ाइन कर रहा है तो भी उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होगा, क्योंकि वो रिज़ाइन कर सकते हैं ताकि उनकी ऑफिस की इम्पार्शियलिटी मेंटेन हो सके। ऐसा कंपलसरी नहीं है रिज़ाइन करना, लेकिन वो चाहें तो कर सकते हैं। स्पीकर जो होता है इसमें एज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी की तरह काम करता है। स्पीकर सब फैसला लेता है। हालांकि स्पीकर का फैसला जो है कोर्ट में भी इसको चैलेंज करा जा सकता है, स्पीकर के फैसले को। बाकी और भी जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने वैसे आपको बता दिया है। 10th शेड्यूल में होता है और ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, इंडिपेंडेंट मेंबर हैं वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो 6 महीने के अंदर में अगर चाहे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर ज्वाइन करेंगे तो उनको भी डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है। साइमल्टेनियस इलेक्शन। अब साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में ऐसी कोई खबर नहीं है जो प्रीलिम्स में पूछी जा सके, तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मेंस जब आएगा तो हम इसको देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। डिलिमिटेशन कमीशन की बात अगर करें हम, तो जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंक्लूड हो गई है। डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास करा है डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड, और ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बेसिकली पार्लियामेंट को अथॉरिटी थी कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो ऐसा कोई बॉडी बना सकती है, तो उसके थ्रू पार्लियामेंट ने बॉडी बनाई है। और 2002 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज यूज्ड टू फ्रीज द प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली अंटिल 2026। तो बाकी जगह के लिए 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अभी हुआ ही नहीं था। तो पुराना तब से ही अभी तक हुआ नहीं था, तो उसी के लिए ऑर्डर पास करा गया था कि यहाँ पर हो। अब जो है डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके ये बॉडी काम करती है। आर्टिकल 170 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इससे डील करता है। और ये मैंडेटरी है कि हर सेंसस के बाद जो है डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हो और ये हो, लेकिन अभी 2026 के लिए फ्रीज कर दिया गया है इस चीज़ को। फंक्शन क्या है, एक्ट ऑफ रीड्राइंग बाउंड्री ऑफ लोकसभा एंड असेंबली सीट्स टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन, ये बेसिकली इनका काम है। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो डिलिमिटेशन है उसके बारे में बात करी गई है। एज पर सेक्शन 8A ऑफ RPA 1950, प्रेसिडेंट कैन ऑर्डर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज टू बी कैरीड आउट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर एंड नागालैंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पिछले 51 साल से हुआ ही नहीं है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2020 में जो आया था उसमें इन स्टेट्स की बात भी करी गई थी, लेकिन केवल जम्मू एंड कश्मीर में ही अभी ये काम हो पाया है। अच्छा, और एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड, इसमें बेसिकली इलेक्टोरल रोल अब क्या है कि इसमें सारे लॉज इंडिया के लग रहे हैं। पहले क्या था, वहाँ की स्टेट असेंबली का लगता था। तो अब RPA 1951 के अंदर में जो भी ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, ऑर्डिनरी लोग रह रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। वोट देने का अधिकार उन लोगों को भी वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। इसके पहले क्या था, जम्मू कश्मीर RPA एक्ट था 1957, जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट था। उसके अंदर क्या था कि परमानेंट रेजिडेंस जो थे उनको ही केवल वोट करने का अधिकार वहाँ पे था। ठीक है। ऑर्डिनरी रेजिडेंस अब कहाँ से, ऑर्डिनरी रेजिडेंस इज डिटरमाइंड बाय इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होंगे वो डिटरमाइन करेंगे कौन है ऑर्डिनरी रेजिडेंस, कौन नहीं है। तो बाकी नॉर्मली जो हर स्टेट में होता है अब वही चीज़ जम्मू कश्मीर में भी होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड हमेशा न्यूज़ में रहता है, आपको पता होना चाहिए क्या है। इंटरेस्ट फ्री इंस्ट्रूमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग दी जाती है इससे। कौन परचेज कर सकता है, कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर कोई भी बॉडी जो है इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, वो ये कर सकती है। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में आता है। और जो है अवेलेबल फॉर परचेज फॉर 10 डेज, 10 दिन मिलते हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, इन महीनों में परचेज़ करा जा सकता है। लाइफ स्पैन क्या होता है कि जब ये परचेज़ करा गया उसके 15 दिन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी जिसको भी मिला है
वो इसको इन कैश करा ले, मतलब अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करा ले। नहीं अगर ऐसा होता है तो सारा पैसा फिर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाता है। Political parties who have at least 1% vote in the last Lok Sabha State Assembly are registered under Section 29A of the Representation of People's Act। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज 1% वोट जिन्हें मिला है या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वही बस इसके थ्रू पैसा ले सकती हैं। यूनियन बजट 2017-18 में अनाउंस हुआ था, और क्या है, कोई लिमिट नहीं है इस पर, कितना भी पैसा कोई भी दे सकता है। और वही दूसरी बात है कि 15 दिन के अंदर अगर इनकैश नहीं करा गया तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा चला जाता है। उसके बाद एक जो है एक्ट है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021। इसमें क्या है, इट अमेंड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 टू इम्प्लीमेंट सर्टेन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये है। सबसे पहले क्या है, आधार कार्ड को इलेक्टोरल रोल से जोड़ने की बात करी गई है इसमें। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है करना, लेकिन हाँ ये इस अब जो है इसको किया जा सकता है। कंपलसरी नहीं है लेकिन किया जा सकता है। ठीक है, आधार कार्ड को जोड़ने की बात। उसके बाद 1950 वाला एक्ट और 1951 वाले एक्ट में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करी गई है, तो आप ये देख लीजिए एक बार। जो भी है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, नहीं तो ये हर जगह हर स्टैंडर्ड किताब में लिखा हुआ है कि 1950 वाले एक्ट में इलेक्टोरल रूल्स वगैरह की बात करी है, जबकि इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस और डिटेल्स की बात इसमें करी गई है 1951 वाले एक्ट में। उसके बाद एक दो चीज़ें और हैं कि रिमोट वोटिंग से रिलेटेड अभी खबर में ये था कि एक जो है मशीन बनाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन की बात हुई थी। हालांकि ये बात आगे नहीं हुई, लेकिन रिमोट वोटिंग का चीज़ न्यूज़ में था, तो इसको हम देख लेते हैं। पहला क्या, प्रॉक्सी वोटिंग क्या होती है, 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें क्या है कि कोई भी जो क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स हैं, जैसे कि BSF, CRPF, आर्म फोर्सेज में, इन सब चीज़ में जो क्लासिफाइड सर्विस वोटर हैं वो प्रॉक्सी वोटिंग करवा सकते हैं, मतलब अपना वोट किसी और के थ्रू करवा सकते हैं। प्रॉक्सी वोटिंग का मतलब यही हो गया। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, बैलेट पेपर इज ट्रांसमिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू सर्विस वोटर्स। ठीक है, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, पुलिस, गवर्नमेंट, ये लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और बस यही है। और NRIs के लिए पोस्टल बैलेट भी स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या होता है कि कॉन्सुलेट वगैरह में जाके आप ओवरसीज़ में अगर रह रहे हैं तो वहाँ पे वोटिंग डाल सकते हैं। तो बेसिकली अभी प्रपोजल है, अभी ये हुआ नहीं है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट का जो खबर है दोस्तों, ये अभी सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आ गया है, जिसमें एक बॉडी की बात करी गई है और पूरा प्रोसीजर ही चेंज कर दिया है। तो जब अभी अगला पार्ट आएगा इसका, जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का आएगा, PT 365, उसमें ये दिया होगा, तब हम उसको देखेंगे, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूरा चेंज कर दिया है। सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है, सोशल डेमोक्रेसी, अब ये बिल्कुल प्रीलिम्स लाइक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सोशल डेमोक्रेसी तो पता होनी चाहिए। सोशल डेमोक्रेसी क्या होता है, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को मिक्स बेसिकली करा जाता है। इक्वलिटी की बात होती है, समाज की बात होती है। ठीक है, और अनलाइक मार्क्सिस्ट अप्रोच, सोशल डेमोक्रेट सीक्स चेंज थ्रू इवोल्यूशन रेदर देन रिवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे समाज में चेतना जागृत होगी और ये सब चीज़ें होंगी तो सोशल डेमोक्रेसी आएगी। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है सोशलिस्ट कंट्री है, बेसिकली सोशल डेमोक्रेसी की ही बात हम लोग करते हैं। तो सोशल डेमोक्रेसी इज एन आइडियोलॉजी दैट सीक्स टू प्रमोट इगैलिटेरियनिज्म विद इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम। वो ये कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को मिक्स कर दिया गया तो सोशल डेमोक्रेसी मिल गई। कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर में इगैलिटेरियन अप्रोच, मतलब बराबरी का अधिकार सबको मिले और ये सब चीज़ें मिले, तो ये सोशल डेमोक्रेसी हो गई। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़, इसमें क्या है कि इंडिया चेयरमैन इसका बना है AAEA का 2022 से 2024 के बीच में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है फाउंडर मेंबर है, 1998 में इसको फाउंड किया गया था। रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होते हैं, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारी पार्टीज़ को डिलीट करा अपनी लिस्ट से, जो कि रजिस्टर्ड थे लेकिन अनरिकग्नाइज थे। तो ये क्या होते हैं बेसिकली, रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल का पार्टी जो कि इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनको इतना वोटिंग वगैरह नहीं मिला है कि वो रिकॉग्नाइज करी गई हैं अभी तक। ठीक है, दोज विच हैव नेवर कंटेस्टेड इलेक्शन सिंस बीइंग रजिस्टर्ड, ये आ गए इसमें। न्यूली रजिस्टर्ड पार्टीज, ये आ गए इसमें। पार्टीज दैट हैव नॉट सिक्योर्ड इनफ परसेंटेज ऑफ वोट्स इन द असेंबली और जनरल इलेक्शन टू बिकम ए स्टेट पार्टी। ठीक, तो इनको क्या कहेंगे, अनरजिस्टर्ड, मतलब रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी।
इट इज़ टू बी नोटेड दैट EC डज नॉट हैव पावर टू री रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को पावर नहीं है डी रजिस्टर करने की, लेकिन अभी इसमें क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने डिलीट ही कर दिया है, जो कि एग्जिस्टेंस ही नहीं था, पॉलिटिकल पार्टीज थी ही नहीं, तो उनको डी रजिस्टर करने की ज़रूरत थोड़ी है। तो ये चीज़ें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है। उसके बाद इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। इसमें क्या है कि जैसे अभी आपको पता होगा कि शिवसेना वाला केस हुआ था, तो इसमें क्या कैसे किया जाता है कि अगर कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता है तो कैसे इलेक्शन सिंबल और पार्टी किसकी है ये कैसे डिसाइड होता है। तो सबसे पहले इसमें जो अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। किस बेसिस पर करती है, कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन हाँ कि मतलब उनके डिस्ट्रिक्ट कमेटी में कितने लोग हैं, वो कौन से ग्रुप के साथ हैं, कितने इलेक्टेड MLAs MPs किस ग्रुप के साथ हैं, इन सब को बेसिस को लेकर फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है डिसाइड करती है। उसके बाद मल्टीपल सीट पर जो इलेक्शन लोग कंटेस्ट करते हैं, अभी क्या है कि 2 सीट मैक्सिमम 2 सीट पर कंटेस्ट करा जा सकता है। लेकिन दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में और लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1999 में, इन्होंने बोला कि ये जो 2 सीटों पर कंटेस्ट करा जाता है इस प्रोविज़न को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें फालतू वेस्टेज होता है। अगर दोनों जगह से जीत जाते हैं लोग तो फिर क्या होता है, रिज़ाइन करते हैं, वहाँ बाई इलेक्शन कराना पड़ता है, फालतू का तमाशा होता है। तो इसके लिए इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोट्स। अब ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोट क्या होता है, पहला है कि टेंडर वोट क्या होता है। टेंडर वोट क्या, दीज आर यूजफुल व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ to be a particular elector seeks to vote after another person has already voted as such elector। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए इलेक्शन बूथ पर आप गए, आप बोल रहे हैं कि मुझे वोट डालना है, आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड वगैरह दिखाया, लेकिन इलेक्टोरल रोल में ये आ रहा है कि आपके नाम का वोटिंग ऑलरेडी पड़ चुका है। ठीक है, लेकिन अब आप असली आदमी तो आप हैं, तो आपको वोट डालना पड़ेगा। तो इस तरह के वोट को कहते हैं टेंडर वोट। फिर चैलेंज वोट क्या होता है, इसमें पॉलिटिकल एजेंट जो होता है पॉलिटिकल पार्टी का, वो पोलिंग बूथ पे चैलेंज द आइडेंटिटी ऑफ एन इलेक्टर दे थिंक इज फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। अगर कोई अपनी आइडेंटिटी को फॉल्सिफाई कर रहा है तो उसकी आइडेंटिटी को चैलेंज करता है कौन, पॉलिटिकल एजेंट, जो कि पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होता है, बूथ पे वो लोग रहते हैं। टेस्ट वोट क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने वोटिंग करी और आपको लग रहा है कि जो वीवीपैट मशीन है उसमें गलत कुछ आ रहा है और जो मैंने वोट दिया, जिस पार्टी को मैंने वोट दिया उसको वोट नहीं गया, तो आपको एक जो है टेस्ट वोट करने का दिया जाएगा ताकि आपका जो कन्फ्यूजन डाउट दूर हो जाए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स की बात करें अगर हम, तो इलेक्शन कमीशन इन परसुएंस ऑफ लीगल अमेंडमेंट इन RP 1950 एंड मॉडिफिकेशन इन रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 हैज इनिशिएटेड फॉलोइंग चेंजेस। कुछ चेंजेस करे गए हैं कि जो इलेक्टर्स का रजिस्ट्रेशन करा जाता है उसमें पहला क्या है कि अगर आप 17 साल के हो गए हैं तो आप एडवांस में ही अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन जब 18 साल के हो जाए तो आपका फटाफट काम हो जाए, जो वोटर ID कार्ड वगैरह है वो बन जाए। और एवरी क्वार्टर को इलेक्टोरल रोल को हर क्वार्टर अपडेट किया जाएगा। फिर आखिरी खबर यह है कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एसेसिबल इलेक्शन, इसने क्या बोला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है सेटअप 2 सब कमेटी अंडर NACA। अब इसमें कुछ नहीं है, सब कमेटी सेटअप करा गया है कि इलेक्शन को और एसेसिबल कैसे बनाया जा सके। तो इसके बारे में अब फिर जब वो लोग कुछ रिकमेंडेशन वगैरह देंगे तो हम उसे देखेंगे, और वो भी मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं है। बाकी यहाँ तक हो गया। फिर अगला जो ये पार्ट है इसको हम एक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।